झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, हो तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, मैं हूं किरण जुनेजा और आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटे से शहर में पॉप बैंड में परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर भी बन सकते हैं? जी हाँ, आज के हमारे जो कलाकार हैं उन्होंने ये साबित कर दिया है। तो आइए देखते हैं एवी। आजकल हिंदी फिल्म जगत में बतौर संगीतकार एक जोड़ी का नाम कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है। वो नाम है बेबी डॉल फेम मीत ब्रदर्स, यानी मनमीत सिंह और हरमीत सिंह। इस संगीत जोड़ी ने बैंड ग्रुप द्वारा पब्लिक परफॉर्मेंस से अपने करियर की शुरुआत की और फिर मीत ब्रदर्स म्यूजिक कंपनी स्टैब्लिश करके एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके अलावा पुलिस गिरी, ओ माय गॉड, क्या सुपर कूल हैं हम, ये दूरियां, पान सिंह तोमर आदि फिल्मों में संगीत देकर संगीत की दुनिया में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जहां मनमीत सिंह ने संगीत के अलावा कई टीवी सीरियल्स भी प्रोड्यूस किए, वहीं हरमीत सिंह ने संगीत के अलावा कहानी घर घर की, कुसुम और कई अन्य सीरियल्स में बतौर एक्टर भी काम किया। उन्होंने कई प्रोडक्ट्स के लिए मॉडलिंग भी की है। आजकल ये हिट संगीत जोड़ी हिट स्टोरी 3, मस्तीजादे और शिमला मिर्ची आदि फिल्मों का संगीत देने में व्यस्त है। लेकिन संगीत जगत में अपनी पहचान बनाने और इतना बड़ा मकाम हासिल करने में इस संगीत जोड़ी ने जिस तरह की जद्दोजहद की, उसकी मिसाल स्वयं मीत ब्रदर्स है। तो पेश है कोशिश से कामयाबी तक उनके सफर की ये कहानी। ये दुनिया बिकती, ओ बेबी। तो ये थे मीत ब्रदर्स, मनमीत और हरमीत। आइए अब उनसे मुलाकात करते हैं। आपकी हॉट सीट्स हैं ये क्योंकि हम हॉट क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। क्या बात है, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं ग्रिल होने के लिए। आई नो। मैम, इससे पहले आप कुछ हमसे पूछे, हम ये कहना चाहते हैं कि जी, हम बचपन से आपको देखते हैं और हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपने हमें यहाँ बुलाया आज। थैंक यू सो मच। मैं थोड़ी एम्बैरस सी हो जाती हूँ जब कोई मेरी तारीफ करता है तो लेकिन मेरी मुलाकात आपसे कुछ रिसेंटली हमारी फिल्म के सिलसिले में हुई थी और हमने कुछ रिकॉर्डिंग्स की आपके साथ और तब मुझे पता चला कि आपने बेबी डॉल जैसा गाना लिरिक्स लिखवाए और उसको आपने डायरेक्ट किया, म्यूज़िक डायरेक्शन की उसकी। तो आपकी जर्नी बहुत लंबी रही है। मुझे पता चला है कि आप स्कूल से ही को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप एक्टिंग भी करते थे और म्यूज़िक भी सीखते थे, तो वहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। वेल, स्कूल में हम दोनों ऑलमोस्ट सेम एज के हैं। हाँ। हमारे में 2 साल का फ़र्क है। okay. और सेम फ्रेंड सर्कल था, हमारे शौक सेम थे, हम लोग एक जुड़वा भाइयों की तरह हम लोग। बातें कौन ज़्यादा करता है दोनों में से? जो इस वक्त बोल रहे हैं। अच्छा। तो दोनों जुड़वा भाई की तरह थे और दोनों के इंटरेस्ट भी समाव सेम। तो हम लोग ने शुरू में, हमें पता नहीं था उस ज़माने में इतना करियर को तवज्जो भी नहीं दिया जाता था, तो हमें कहा जाता था कि सब कुछ करो। तो हमने सब कुछ करा। हमने दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो छोड़ी, चाहे हॉर्स राइडिंग, स्पोर्ट्स, डिबेट, एजुकेशन, उसमें हम लोग को एंटरटेनमेंट में सबसे ज़्यादा हम लोग प्राइजेस जीते थे दोनों। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई और हम दोनों क्रिकेट टीम में भी थे, ड्रामा टीम में भी थे, म्यूज़िक टीम में भी थे। और वहाँ हमने एक गाना बनाया था जिसका नाम था जोगी सिंह बरनाला सिंह। वो जोगी सिंह बरनाला सिंह हमने मस्ती मस्ती में लास्ट बेंच पे बैठ के बनाया था और वो इतना फेमस हो गया सिंधिया स्कूल में कि बाद में जाके उसी का हमने पहला अपना सिंगल बनाया। तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। तो इतनी जल्दी मैं गाने सुनती नहीं हूँ, लेकिन इस बार मैं कहती हूँ कि क्योंकि आपने जोगी सिंह की बात की है तो थोड़ी सी लाइंस पहले उसकी सुना दीजिए। जरूर। पहले हम आपको सुनाते हैं कि वो गाने में हम एक रैप लिखा था हमने जो बहुत पॉपुलर हुआ था, फिर हम बताएंगे हमने गाना चेंज कैसे किया। पहले गाना था
जोगी सिंह बरनाला सिंह आहो आहो, breakfast is ready, I am coming. We are two little brothers, we're Jogi Barnala. Wherever we go, we have a time gala. We have two girlfriends in Bombay, Ambala. We go out for parties in kurta pajamas. We wear pajamas without any nada. तो ऐसा एक रैप बनाया हुआ था हमने. इसके बाद हम लोगों ने इस गाने को अपने बॉलीवुड में जब हम लोग आए, बॉम्बे आए, तो उसको हमने पूरा चेंज करा। और इस रैप की कहानी थी कि हम लोग को तो पता नहीं था कि हम म्यूज़िक कर सकते हैं, गा सकते हैं। तो मैं नहा रहा था और मनमीत, हम लोग घर पे थे तब, तो इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि मनमीत ने दरवाज़ा खटकाया और उसने बोला कि जोगी सिंह। तो मैंने बोला हाँ बरनाला सिंह। इसने कहा ब्रेकफास्ट इज रेडी। तो मैंने कहा आई एम कमिंग। तो तब शुरू हुआ जोगी सिंह बरनाला सिंह आहो आहो, ब्रेकफास्ट इज रेडी, आई एम कमिंग। तो ये एक नेचुरल तरीके से शुरुआत हुई हमारी। आपके फादर कहीं से भी म्यूज़िक से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, आपकी फैमिली ताल्लुक़ नहीं रखती है, और आप एक छोटे से शहर में थे। तो ये बताइए कि वहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है वो शुरू कैसे हुई? और आप जैसे कह रहे हैं कि आप एक्टिंग करते थे, तो मुझे मालूम है कि आपने कुछ एक्टिंग भी की है बॉम्बे में, तो उसके बारे में बताइए। एक्चुअली हम जब ये बोर्डिंग स्कूल में, सिंधिया स्कूल ग्वालियर में हम पढ़ के जब निकले, तो अब हमारी फादर का म्यूज़िक से रिलेशन कोई नहीं था, वो बिजनेसमैन थे, लेकिन वो गाते बहुत अच्छा है, तो म्यूज़िक जो सुर आए वहीं से आए। बट वो उसको एक हमेशा एक हॉबी की तरह, और वहाँ पे छोटे शहरों में तो होता है ना कि प्रोफेशनली नहीं, दादाजी ने पूछा कि बच्चे क्या कर रहे हैं बॉम्बे में, तो पापा ने बोला कि वो म्यूजिक कर रहे हैं, गा रहे हैं। तो दादाजी ने बोला गाता तो तू भी है, तो वो वहाँ जाके क्यों गा रहे हैं? तो उन्होंने बोला नहीं ये बिजनेस है। तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल था। बट हमारी मदर जो है वो शुरू से, जब हम स्कूल 9-10 में थे तब से उनको हमारा टैलेंट दिखता होगा, वो कहती थी तुम्हें तो बॉम्बे ही जाना है। उन्होंने हमारे माइंड में इंस्टिल किया कि तुम्हें बॉम्बे जाना है। और उन्होंने इतना म्यूजिक प्ले करा हम जब घर पे रहते थे कि दिन भर रेडियो चलता रहता था। वो सब हमारे माइंड के अंदर कहीं ना कहीं जाके उसने आज हमें म्यूजिशियन बनाया। सारे पुराने गाने उनके पास पूरी कलेक्शन थी, और दोपहर में पूरा वही म्यूजिक बजता रहता था, तो वो गाने सुन सुन के हम बड़े हुए। फिर यहाँ जब बम्बई आए तो कॉलेज किया, मैं पहले आया, ये बाद में आया, और फिर आने के बाद हमने रियलाइज़ किया कि ये शहर बहुत कमाल का है और अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बिल्कुल मतलब बेइंतहा हैं। बट ऑब्वियसली क्योंकि वो उस ज़माने में दलेर मेहंदी, अनामिका, बड़े बड़े लकी अली सिंगर्स थे, तो दो छोटे शहर के लड़के कैसे एल्बम निकाल सकते हैं? तो वो जर्नी में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए एक्टिंग आती थी, तो हमने ऑडिशन दिया। तो एक सबसे पहले मुझे एक दूरदर्शन का एक शो मिला, एकता ने दिया, इतिहास, जो डीडी का बहुत लंबा चलने वाला शो था, तो डीडी से शुरुआत हुई। Okay. और वो सीरियल में और आज आप यहाँ पर मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं। मेरा भी पहला सीरियल अंधा युग था, दूरदर्शन पे ही आया था। 6 एपिसोडिक हमारे संजय खन्ना जी थे, दिल्ली में प्रोड्यूसर थे, उन्होंने हमें ब्रेक दिया था उसमें। और उसमें तो मुझे एड्स हो जाते हैं उसमें। मैं एड पेशेंट था, और हम दोनों ने एक्टिंग करी थी उसके अंदर। अंधा युग सीरियल था, मैं अभी भी भूल नहीं सकता। तो एक जर्नी बहुत अच्छी रही। उसके बाद हमने बहुत सारे सीरियल करे, एक्टिंग भी करी और प्रोड्यूस भी करे दूरदर्शन के लिए सीरियल। संजय खन्ना जी के लिए हम लोग जॉब वर्क करते थे। लेकिन मन में हमेशा ये था कि हमें म्यूजिक डायरेक्टर ही बनना है, या करते 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 बन गए? मन में था कि सिंगर बनना है। हम दोनों साथ में गाते थे, कॉलेज में भी साथ में गाते थे, जहाँ दोनों की एनर्जी और देख के हर जगह हम लोग सब कंपटीशन भी जीत जाते थे। तो ये था कि हमको अपनी एल्बम निकालनी है। पहला माइंड में तो थॉट ये था कि एक एल्बम करनी है। वो उसकी जो एक गाना हमने जोगी सिंह रिकॉर्ड किया, फिर म्यूजिक कंपनी से मिलना शुरू किया, तो 1 साल तो किसी ने घांसी नहीं डाली। बाई चांस 1 साल बाद वो अभिनव कश्यप है जो फिल्में बनाते हैं, हमारे स्कूल के, सिंधिया स्कूल के, उन्होंने हमसे किसी से मिलवा दिया। उन्होंने हमारी जी म्यूजिक में मुलाकात कराई, और वहाँ पे जो उस वक्त जी म्यूजिक सुनील थड़ानी जी थे, और वहाँ पे आशीष थे। उन्होंने हमें तो एक बेसिकली क्या, हमारी एक जर्नी में पब्लिक का बहुत बड़ा हाथ है कि हमेशा जब हम लोग परफॉर्म करते थे स्टेज पे, तो कॉलेज, स्कूल एंड कॉलेज में, तो हमेशा लोगों ने बोला कि यार आप इतना अच्छा गाते हो, जो एनर्जी दोनों भाइयों की, ऐसी कोई 2 भाई है नहीं जो एक साथ एक जैसा डांस करते हैं, दिखते हैं और गाते भी हैं एक ही आवाज़ में। आवर कॉन्सेप्ट इज़ वेरी यूनिक, 2 ब्रदर्स 1 वॉइस। अच्छा। हम जब गाते हैं तो लगता है एक आदमी गा रहा है। आपको पता नहीं चलेगा कि जब से आप गाने सुनेंगे हमारे, चाहे चिट्टियाँ कलाइयाँ हो या कोई भी गाना फराटे, तो उसमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा पार्ट किसने गाया है। तो इसलिए वहाँ से जब हमें रिस्पांस मिला कि नहीं यार तुम दोनों कर सकते हो, जब बोलते दोस्त यार और सब रिश्तेदार, तब हमने करा। ऐसे ही जब हम लोगों ने 2007 में रेडियो स्टेशन अपना लगाया, वो एक लंबी कहानी आपको बताएंगे, तो तब फिर से हमें पब्लिक से रिस्पॉन्स आया कि आपके जिंगल्स बहुत अच्छे हैं, तो आपके गाने पिक्चरों में हिट होंगे, इतने अच्छे आपने रेडियो के लिए एड्स बनाई हैं, जिंगल्स बनाए हैं।
तो फिर तब वहाँ से हमें फिर पब्लिक का रिस्पॉन्स आया, तो हमने बोला चलो हम करते हैं। तो हम लोग जनता की सुनते हैं और जनता के लिए ही गाने बनाते हैं। कमाल की बात यह है जो हमने शायद पता नहीं किसी के साथ शेयर की कि कभी कि नहीं, कि जब ये हुआ तब मैं शायद 34 ईयर्स का था, हरमीत 32 का था। तो 34 साल की उम्र में तो जाके पता चला कि गाने बनाने आते हैं, कि हम एक्चुअली म्यूजिक बना सकते हैं। तब तक पता ही नहीं था। हमेशा आप सिंगर ही मतलब सोच रहे थे कि हम गाना गाएंगे, और हम दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर के पीछे भागते थे, हमारा गाना बना दो यार। हमें यही नहीं पता था हम गाना बना सकते हैं। तो कभी कभी लाइफ में आपको आधी उम्र निकल जाती है, पता नहीं होता आप क्या कर सकते हो, बट वो क्योंकि डेस्टिनी में होता है तो वो एक दिन तो आपके सामने आता ही है। सरस्वती माँ का आशीर्वाद जब मिलता है तभी होता है। तो वो एक हमने रेडियो स्टेशन लगाया था ग्वालियर में, वो भी पापा को सेटिस्फाई करने के लिए कि कुछ बिजनेस भी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई यहीं कर लो, मेरे शहर में रह के मेरा काम भी संभालो, अपना भी करो। वो स्टेशन के हमने जब जिंगल्स बनाए और वो म्यूजिक प्रोग्रामिंग करी, क्योंकि तब कोई था ही नहीं, कोई हमें मिला ही नहीं प्रोफेशनल आदमी, तो खुद ही करनी पड़ी। वो सुपर हिट हो गया रेडियो स्टेशन, और बाकी सारे रेडियो स्टेशन के जो रेडियो हेड्स थे वो प्रेयर करने लग गए कि ये लोग भागे यहाँ से। सबको हमने सारे पूरे नंबर 1 स्टेशन हो गया पूरे एमपी में। तो फिर हमको लगा कि कुछ तो शायद बात है। तो रिस्पॉन्स जब आया तो हमें समझ में आया अच्छा शायद हम लोग म्यूजिक बना सकते हैं। मदर तो सपोर्टिव थी, लेकिन फादर को भी ऐसा नहीं लगता था कि म्यूजिक ठीक है करते रहो, लेकिन मेरा बिजनेस मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर तो इसी में है, गाना तो शौक के लिए। इस वजह से तो हमको इतने साल लग गए, क्योंकि वो ये चीज़ समझने में, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस इतने सालों में बनाया था, और 2 ही भाई हैं और तो कोई है ही नहीं, तो ये डाइजेस्ट करना किसी भी इंसान के लिए काफी मुश्किल होता होगा। कि मुझे भी याद है कि वो एसटीडी आती थी और कहते थे कि क्या कर रहे हो, तो हम हमेशा कहते थे पापा जी लगे हुए हैं मीटिंग कर रहे हैं, लगे हुए हैं मीटिंग कर रहे हैं। तो आज तक सुनाते हैं, कह रहे क्या तुम हमेशा लगे रहते हो, मीटिंग ही करते रहते हो, कुछ रिजल्ट, पैसे क्यों नहीं आ रहे, कुछ रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। पर उनको बहुत टाइम लगा ये समझने में कि नहीं, कि ये भी हो सकता है। फिर जब फाइनली 2009 की बात है, जब बेबी डॉल के कुछ टाइम पहले की बात है, फिर हमने पापा को बोल दिया पापा अब हमारे को अच्छी फिल्में मिल गई हैं, अब हमें ग्वालियर नहीं आना, अब हम नहीं आएंगे। तो आप किसके लिए कर रहे हो ये सब? क्योंकि हमें तो वो ना उस पैसे में इंटरेस्ट है, ना हमें उस बिजनेस में इंटरेस्ट है। हमने 7 साल वो भी किया आपके साथ, पर वो अंदर से कॉलिंग नहीं आ रही है। तो उन्होंने बात समझ ली, और ये हर पेरेंट के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चा इस दुनिया में आता है वो आपकी जो अंदर की जो भावनाएं हैं या अंदर की जो आपके एम्बिशंस है वो पूरे करने के लिए नहीं आया। वो अपनी जिंदगी और अपनी खुद क्रिएट करने आया है। वो उसको ईश्वर ने किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए भेजा है। तो अपने पेरेंट्स वो अपनी ख्वाहिशें जो है वो उन पे नहीं थोप सकते, इसलिए हमारे फादर ने भी नहीं थोपी। उन्होंने कहा जाओ अब तुम्हें जो करना है करो, मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। गाइडेंस मिलती रही हमेशा, गाइडेंस मिलनी भी चाहिए पेरेंट्स से, लेकिन इवेंचुअली हर किसी का एक लिखा हुआ है। हमारा तो टोटल ऐसा था कि स्क्रीन प्ले, पिक्चर का स्क्रीन प्ले होता है ना, वैसे ही स्क्रीन प्ले के बारे में हम जरूर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम गानों की बात कर रहे थे, म्यूज़िक की बात कर रहे थे, और मुझे पता है कि आपने बताया कि आपने बहुत सीरियल्स में एक्ट भी किया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि म्यूज़िक तो आप कर ही रहे थे, लेकिन आपको एक्टिंग में बहुत सक्सेस मिली। मुझे मालूम है कि आपको अवार्ड भी मिला था किसी रोल के लिए, सास भी क्योंकि सास भी कभी बहू थी फिल्म सीरियल के लिए, और आपको भी किसी सीरियल में अवार्ड मिला था। नहीं, मैंने कुसुम सीरियल करा था। हाँ। और क्योंकि सास अपने कहानी घर घर की करा था बालाजी के लिए। तो सीरियल्स तो हमने बहुत सारे करे। हाँ। लेकिन हम लोगों ने इवेंचुअली, हमारा दिल म्यूज़िक में था, और हमें एक चीज़ का जुनून था कि हम जो करें उसमें इतना बड़ा नाम हो कि हिंदुस्तान में सब जाने, और ऑल्सो एट द सेम टाइम कंसिस्टेंट हो, क्योंकि हम एक बिजनेस फैमिली से थे। तो सीरियल जैसी ऑफर जाता था, हम फिर प्रोड्यूसर्स के पास जाके कि सर ये मेरी फ़ोटोज़ हैं। तो वो हम नहीं चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि एक बार बस ऐसा काम मिले कि हम अपने आप बस एक फैक्ट्री की तरह चलता रहे। तो उसकी वजह से हमने कंसिस्टेंसी की वजह से हमने एक्टिंग छोड़ दी। हमने कहा कल पता लगा हम 50 इयर्स के हो गए, फिर हम काम ढूंढ रहे हैं 40 इयर्स के हो गए, तो हमें लाइफ लॉन्ग वो टेंशन नहीं चाहिए थी। और म्यूज़िक हमको हम सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं जब हम स्टेज पे जाके लोगों को नचाते हैं। हमारा शोज़ होते हैं, वो हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग बुलाते हैं, वेडिंग्स पे ज़्यादा बुलाते हैं। तो वो जो इंटरेक्शन होता है उस वक्त, और जो लोग जब आपकी म्यूज़िक पे डांस करते हैं, वो जो उस वक्त हाई मिलता है। आप थिएटर से तो आपको पता होगा कि वो थिएटर वाली जो एक हाई होती है वो हमें शोज़ में मिलती है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा म्यूज़िक और वो शोज़ पे ज़्यादा हमेशा कॉन्सेंट्रेट किया हमने। एक्टिंग तो क्योंकि अब थोड़ा बहुत कर लेते थे तो कर ली, बट इट वाज मोर। और हमें ये भी पता था कि हम लोग, जैसे कई एक्टर्स को पता होता है कि मेरा सेट है लाइफ में, चाहे मेरा सीरियल ऑफ एयर भी हो जाए तो मुझे काम तो मिलता रहेगा, आई एम अ टैलेंटेड पर्सन। हमें ये पता था कि हमारा रेंज, मतलब अगर क्रिटिकली देखा जाए तो 7 to 9, 7 to 9, 10 on 10, जब तक किसी टैलेंट में, हम मुझे लगता है किसी भी को भी, जो हमारे दर्शक भी हैं, जब तक आपको लगे कि आप 10 on 10 नहीं हो, तब तक आप उसमें एक टाइम के बाद आपको यू शुड मूव।
आप यू हैव टू कीप ट्राइंग, पर एक बार पता लग जाए कि यार you're नॉट एप्ट, आपसे बेटर बहुत लोग हैं, तो यू शुड ऑलवेज डू व्हाट यू आर बेस्ट एट। तो वैसे तो आप सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन फिल्म वर्ल्ड में आपने पहला जो गाना आपका था वो आपने एज म्यूजिक डायरेक्टर बनाया, नॉट एज अ सिंगर, आपने गाया नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर। तो वो उस गाने के बारे में कुछ बताइए, कैसे वो आपको मिला और कुछ लाइनें भी हमें सुनाइए। पहली जो फिल्म थी वो हमें मिली थी 2 दूनी 4, और वो बहुत कमाल के तरीके से मिली थी, क्योंकि हमारी एक आदत थी, हम दोनों भाई, हम लोग कभी शर्माते नहीं थे। हाँ, कीबोर्ड और दरबुका लेके हम लोग घुस जाते थे ऑफिस में। तो हम प्रदीप सरकार जी के यहाँ पहुँच गए, वो एक फिल्म बना रहे थे, तो वो फिल्म तो बनी नहीं, लेकिन वहाँ वो हबीब फैजल बैठे हुए थे जिन्होंने बनाई वो फिल्म 2 दूनी 4। तो उन्होंने हमको वहाँ देख लिया था, तो उनका 1 महीने बाद फ़ोन आया कि यार मैं एक फिल्म बना रहा हूँ छोटी सी, तुम लोग म्यूज़िक करोगे, मुझे तुम लोग का जो जज्बा था बहुत पसंद आया। तो हमने कहा सर बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो वो पहली सीरियस फिल्म मिली हमको एज म्यूज़िक डायरेक्टर्स, और वो गाने और फिल्म ऐसी थी कि सब्जेक्ट की उसमें हमको बड़े सिंगर्स की जो उस वक्त रूल कर रहे थे, जैसे शंकर महादेवन हो गए, विशाल डडलानी हो गए, सोनू निगम, ये लोग, सुनिधि चौहान, हमको ये लोग चाहिए थे कि ये आएंगे तो हमारी एल्बम बड़ी होगी। तो हमने एक चीज़ समझ ली थी कि हमारी धुनों की वजह से हमको एक फिल्म मिल रही है, हमारी आवाज़ की वजह से नहीं। तो हर स्टेज पे ज़रूरी होता है समझना कि ये जो चीज़ हो रही है क्यों हो रही है। अगर हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाएंगे तो फिर हम बहुत ज़बरदस्त बेवकूफ़ बन जाएंगे। तो हमको ये पता था कि जो हमारी जो वाइब है वो हम उन गानों में लेके आएंगे जो हमारी आवाज़ को सूट करते हैं। ऐसा नहीं कि क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर है तो सारे गाने गाए चले जा रहे हो आप। तो वो वहाँ से वो सीरियसनेस आ गई, और वो 2 दूनी 4 भी नेशनल उसका अवार्ड मिला, और वो फिल्म सुपर हिट गई। फिर बरजातिया जी की फिल्म मिल गई हमको इसी लाइफ में, वो जर्नी वहाँ से शुरू हो गई। तो फिर हम सीरियस म्यूजिक की तरफ आ गए, तो हम लोग फिर देख के गाते थे कौन सा गाना गाना है। लेकिन तीसरी फिल्म हमारे गाने को अच्छा रिकग्निशन मिला, जबकि हमें 2 दूनी 4 और इसी लाइफ में राजश्री फिल्म की जो फिल्म थी उसके लिए हमें डेब्यू अवार्ड तो मिला, लेकिन जो एक गाना निकल के जाता है वो हमारा पहली 2 फिल्में थी। एक तो क्या सुपर कूल है हम, उसमें हमारा एक गाना था तेरी शर्ट का बटन, जो एकता कपूर ने बनवाया था। हाँ। और एक अक्षय कुमार जी की फिल्म थी ओ माय गॉड, उसमें एक बहुत प्यारा गाना था मेरे निशा। ये 2 गाने हमारे दिल के बहुत करीब हैं हमारे करियर के बिगिनिंग में, और दोनों की स्टोरीज हैं तो छोटी छोटी आपको फटाफट सुनाते हैं। ओ माय गॉड मेरे निशा में तो वो म्यूजिक ऑलरेडी हो रहा था, दूसरे लोग कर रहे थे, तो हम बॉस फिल्म का म्यूजिक कर रहे थे। तो वहाँ पे उन्होंने, वो भी अक्षय पाजी की फिल्म थी, तो अक्षय जी ने हमारा वो गाना सुना, तो उन्होंने बोला कि इनको बुलाओ, मुझे इनसे मिलना है। तो उन्होंने हमें बोला कि मेरी एक फिल्म है ओ माय गॉड, उसमें एक कृष्ण भगवान का रोल कर रहा हूँ। तो मैं जब आता हूँ नीचे तो मैं देखता हूँ कि मैंने जो ये दुनिया बनाई थी क्या हो गया इसको, तो मुझे एक अच्छा सा सोलफुल गाना चाहिए उसमें, और मुझे लगता है कि तुम लोग इसको क्रैक कर सकते हो। तो उन्होंने कहा आप फटाफट 2-3 दिन में कुछ करके लेके आओ। तो हम लोग उठ के बाहर गए, और कभी कभी होता है कि चीज़ें आ जाती हैं, तो बाहर ही गए थे और एक चीज़ बन गई। हाँ। और हमने कहा कि ये एक सुना देना चाहिए, अब जाएंगे आएंगे। तो हमने उनको बोला, जो प्रोड्यूसर थे, कि एक बार उनको बोलिए कुछ बन गया सुन लें। हाँ। तो इतने में वो बाहर ही आ गए, शिवाजी निकल रहे थे, तो हमने बोला सर कुछ बन गया सुन लें। तो उन्होंने क्या बन गया? मैंने सर एक गाना, बोल रहे अभी तो सिचुएशन दी है मैंने तुम्हें, कुछ करके लाओ। मैंने कहा सर सुन लो, नहीं अच्छा लगेगा तो हमने वहीं पे उनको 2 मिनट गाना सुनाया। हाँ। और उन्होंने जब सुना गाना, और जब उन्होंने ऊपर पहले वैसे सुनते रहे और ऐसे देखा, तो उनकी आंखें नम हो चुकी थी। वहीं 10 मिनट के अंदर बन के गाना वहीं अप्रूव हो गया, और वो गाना बहुत फिल्म में थ्रू आउट चला, और लोगों ने बहुत लाइक किया। उसका फ्लूट पीस काफी हिट हुआ था। वो गा के सुनाते हैं। बिल्कुल। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में, दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से, फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान, हो मेरे निशान। तो ये गाना था। और वो दूसरा गाना था शर्ट दा बटन, उसकी स्टोरी आपको हरमीत सुनाएगा। शर्ट का बटन अच्छा, में अच्छा डिवाइड कर लिया आप लोगों ने आपस में। एक कहानी आप सुना तो फिर एक कहानी आप सुनाते हैं। 2 का फायदा होता है, हर चीज अपने आप बढ़ जाती है, बीवियां छोड़ के। नहीं, हम लोगों ने ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनाई भी है, ताकि क्या है, सुख शांति से हो, काम चले। आधा लेके चलो, और एक और एक 11 हो जाते हैं फिर।
वैसे बड़ा मुश्किल है निभाना, इवन टू ब्रदर्स के लिए एक पार्टनरशिप निभाना, मतलब जो कि प्रोफेशनल हो और साथ में एक पर्सनल रिलेशनशिप भी, उसको इतने लंबे दौर तक लेके चलना कि बहुत बार देखा जाता है कि भाइयों में भी झगड़ा हो जाता है, एक जेलसी आ जाती है। नहीं, बिल्कुल। बहुत कॉमन है, लेकिन आप दोनों में मुझे लगता है ऐसे एक जुड़ाव है, जैसे आप कह रहे हैं ना, दो आवाज़ें लेकिन एक आवाज़ लगती है, बिल्कुल वैसा ही फील होता है। ये हमारे पेरेंट्स की आई थिंक अपग्रेड संस्कार उन्होंने जो हमें दिए हैं उसी की वजह से। क्रेडिट हमें नहीं जाता, उन्होंने शुरू से ही समझाया है कि क्या वैल्यू होती है रिलेशंस की, और कैसे दो अगर साथ में अगर चलें लाइफ में अंडरस्टैंडिंग बना के। इवेंचुअली सबसे बड़ा वर्ड है अंडरस्टैंडिंग। बात करके हम लोग सब क्लियर करते हैं, प्रॉब्लम्स तो आनी है, आज भी होती हैं, रोज़ होती हैं, लेकिन उसको हम लोग झगड़े से अच्छा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कुछ आपसे बातें मैं ज़रूर करूँगी पर्सनल, लेकिन इस वक्त मैं वो गाना सुनना चाहती हूँ जो कि इन बातों में रह गया। शर्ट का बटन, जब एकता कपूर जी आई थी, उनको एक गाना चाहिए था रोमांटिक, लेकिन नए ज़माने का चाहिए था। तो हम लोग साथ में ही जैम कर रहे थे कि क्या करें, और वो ऐसे बैठी हुई थी और कह रही थी कि कुछ मुझे बहुत यंग सा गर्ली सा गाना, रोमांटिक सा, ऐसे बटन से खेल रही थी। हमारे साथ कुमार हमारे लिरिसिस्ट भी बैठे थे, तो उनको देखते हम लोगों के मुंह से निकला तेरी शर्ट का बटन। इसी पे लड़कियों के लिए क्या है, छोटी चीज़ें, क्लिप, बालों का क्लिप और गालों की लाली, इन सब चीज़ों पे जो ब्यूटी शोला श्रृंगार होता है, कुमार ने कहा कि इस पे करते हैं, और उसी वक्त मुंह से निकला तेरी शर्ट दा मैं ता बटन सोनिए, बालों का तेरे मैं हाय क्लिप हो गया, चांद से भी ज्यादा सोना मुखड़ा तेरा हाय, देखते ही दिल ये स्लिप हो गया, उमर गए यार दीवाने, ओ तेरे लवर पुराने, ओ डाई हार्ड फैन तेरे हैं, तू ही कदर न जाने। और कुमार ने इसके अंदर जो लिखा लिरिक्स, कहते हैं डाई हार्ड फैन, तो हमने जब लिख दिया, रिकॉर्ड कर रहे थे, डबिंग हो रही थी, सब अप्रूव होने के बाद 3 महीने बाद जब रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो कहते हैं यार आप गलत गा रहे हो, मैंने डाई हार्ट लिखा था। तो हमने कहा डाई हार्ट तो कुछ होता नहीं है पाजी, डाई हार्ड होता है। कहते हैं अच्छा, मैं तो आज तक ये समझ के चल रहा था कि डाई हार्ट होता है। तो ये गाना एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल था और हमको बहुत अच्छा, हमको ऐसा लगता था कि ये हमारा लाइफ का बेस्ट सॉन्ग बनाया हमने। लेकिन ये हमने इतने सालों में रियलाइज कर लिया, आफ्टर हम कुछ शायद 25-30 फिल्म्स कर चुके हैं, तो ये समझ में आ चुका है कि हिट और चीज़ें जो चलती हैं वो कोई उस पर गारंटी से नहीं कह सकता कि ये चीज़ चलेगी, ये नहीं चलेगी, ये किसी को नहीं पता होता। ये ईश्वर ने अपने हाथ में रखा है, बोले मेहनत करो, ये मैं डिसाइड करूंगा कि किस चीज़ से तुम्हें फल मिलेगा। कि आपको कितना फल देता हूं। पिताजी भी यही कहते थे कि तुम चिंतन करो, चिंता मत करो। तो हम चिंतन करते हैं, अब चिंता अब गाना चले नहीं चले, मतलब इतनी भी हमारे यहाँ पे शिकन भी नहीं आती है। हम एकदम डिटैच हो जाते हैं, गाना बना के दे दिया, उसके बाद प्रोड्यूसर जाने, उनकी किस्मत जाने, हम अब दूसरे गाने पे मूव हो जाते हैं। और हम चाहते हैं कि ऑडियंस को पता हो कि गाने की सक्सेस के लिए के हाथ में एक वीडियो आज की डेट में, बिकॉज सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक बहुत इंपॉर्टेंट, तो वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट होगी जितना अच्छा एक गाना है। 50% वीडियोस के बारे में ज़रूर मैं बात करूंगी और आपका कुछ रीमिक्सेस के बारे में बात करना चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक और हम बात कर रहे हैं मीत ब्रदर्स से। बात कर रहे थे ब्रेक से पहले वीडियोस के बारे में। तो आज के टाइम में क्योंकि ऑडियो विजुअल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि हर गाने को एक विजुअल देना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। आपको क्या लगता है कहाँ तक एक गाने की सक्सेस उसके वीडियो पे डिपेंड करती है? मोटी एटलीस्ट 8-10 चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक गाना जाके फाइनली सुपर हिट हो सकता है। अगर उसमें से 1 या 2 या 3 चीज़ें भी कम रही तो गाने की वो सक्सेस रेट बिल्कुल कम हो जाती है। स्टार्टिंग फ्रॉम, एक तो 3 चीज़ें पे गाना खड़ा रहता है, एक तो लिरिक्स, कॉम्पोजिशन और उसकी वो प्रोग्रामिंग, साउंड, म्यूज़िक, ये 3 चीज़ें हो गई गाने के अंदर। उसके बाद फिर आ जाता है म्यूज़िक वीडियो, चौथा। फिर 5वां आता है उसके अंदर स्टार कौन है। फिर 6ठा आता है गाने की प्रमोशन कैसी है। फिर 7th है कि पिक्चर हिट हुई कि नहीं हुई, हिट हुई कितनी, चली कितनी, ये सब। जैसे विकी डोनर एक छोटी सी फिल्म थी लेकिन चली तो उससे गाने को बहुत फ़ायदा हुआ, पानी दा रंग। तो ये 8वीं चीज़। फिर डेट ऑफ रिलीज़ पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि गाना कब आप रिलीज़ कर रहे हो गाने को। अगर पिक्चर के रिलीज़ के 4 दिन 5 दिन पहले किया तो कोई पता भी नहीं लगता। तो प्रमोशन, तो जब सारी उंगलियां घी में हो, या जैसे एक कसिनो में एक जैकपॉट होता है कि 555, जब सब एक लाइन आता तो गाना बनता है बेबी डॉल, तब बनता है वो चिटियां गलाइयां। नहीं तो कहीं ना कहीं जाके वो एक हिट या
हिट और मिस वाली बात हो जाती है, हाँ, मतलब बीच में ही कहीं रह क्या होता जाती है, एवरेज हिट होता है, एक होता है डिसेंट हिट, एक होता है सुपर हिट। टाइमलेस नहीं हो सकता सुपर हिट। सुपर हिट के ऊपर होता है ब्लॉकबस्टर। आज के टाइम में मुझे लगता है कोई गाने ऐसे तो नहीं है जो टाइमलेस होंगे, मुश्किल होता है। सबका उसका भी वो रीजन पुराने, है। हाँ। उसका रीजन है, देखिए पहले कोई एक्सपोजर तो था ही नहीं, कोई इंटरनेट नहीं था, तो लोग क्या करते थे, एंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं था, फिल्म भी गिनती की आती थी, गाने तो सुनते जब थे। इतनी कम फिल्म आ रही है तो आप गाने इतनी बार सुनोगे तो वो आपके माइंड पूरी बॉडी में घुस जाएंगे गाने। आज की डेट में दुनिया के पास जो एक्सपोजर है उसमें 25,000 तरीके के गाने सुनते हैं लोग, बाहर की भाषा के सुनते हैं, हिंदुस्तानी सुनते हैं, रीजनल सुनते हैं, और सब अच्छी क्वालिटी के हैं, इसलिए आज सब सुना जाता है। फिर उसके बाद आप 10 चीज़ें और कर रहे हो साथ में, आप गेम्स खेल रहे हो, आप तो आपका फोकस 50 चीज़ों में, सोशल मीडिया ने तो आधा दिमाग खराब कर रखा है सबका। सो मतलब दीज थिंग्स डिस्ट्रैक्ट यू, तो उसकी वजह से आप इतने, तो एक गाने को आपने Retention टाइम कितना power दिया, ज़्यादा नहीं रह गई टेंशन लोगों आपने कितनी दे दी। पर आज भी देखिए बेबी डॉल को आज 2 साल हो गए, लेकिन आज भी उसके बिना कोई पार्टी नहीं हो पाती। चिटियां कलाइयां, वो क्योंकि उसमें भी जैसे हरमीत ने बोला उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। सही फिल्म में आया, सनी लियोनी के ऊपर बेबी डॉल आया, चिटियां कलाइयां जैकलिन के ऊपर आया, अच्छी फिल्में ऐसी थी जो अच्छी प्रमोट हुई, और वो सही समय पे आया। जनवरी में जब वेडिंग्स होती हैं तो वो जैन फेब में इतना वेडिंग्स में बजा, लड़कियों को गाना चाहिए होता है परफॉर्म करने के लिए। Correct. हमारे हिंदुस्तान की जो ज़्यादा लड़कियां हैं वो अपने घरों में डांस करती हैं, क्योंकि क्लब्स तो होते नहीं छोटे शहरों में, तो वो शीशे में देख के खुद को डांस करती हैं। तो उनको अगर आप ऐसा स्टेप दे दो, बेबी डॉल में सोने दी, तो उनको पता है मुझे कैसे डांस करना है। उनके पास पहला अच्छा मौका आता है शादी, किसी की शादी हो रही है उस पर वो डांस दिखाना चाहती हैं अपना। उस समय वो गाना जनवरी में जब हमने दिए दोनों, तो वो पकड़ गए। मार्च अप्रैल तक वो इतने बड़े हो गए कि वो हर जगह बजने लग गए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो गाने को आगे लेके जाते हैं। मतलब ऊपर वाले ने बहुत सारी ऐसी नियम बनाए हैं जो कि हमारे सोच के बाहर हैं। ये उनकी गेम रची हुई है। लेकिन ये बताइए, YouTube वगैरह ये सारे इतने आजकल मीडियाज आ गए, इतनी आसान हो गया है किसी भी इंसान के लिए दुनिया को दिखाना कि वो क्या कर रहा है। मतलब आप खुद तो जो नॉन फिल्म जो सॉन्ग्स होते हैं उनकी क्या आज मतलब व्हाट इज़ द वैल्यू इंडिया में, एटलीस्ट जो फिल्म सॉन्ग्स है और नॉन फिल्म सॉन्ग है जिन पे वीडियो बनता है, इन्हें हम सिंगल्स और बोलते फिर हैं। रिलीज, हाँ सिंगल है लेकिन फिल्म का नहीं है, मतलब अलग से जी, सिंगल है और वो रिलीज किया जाता है यूट्यूब में। तो आपको मतलब इज इट नेसेसरी कि वही गाने हिट होंगे जो कि फिल्म के होंगे? नहीं, अभी ट्रेंड लेटली शुरू हुआ है। इनफैक्ट ये मेरे हिसाब से तो पिछले 6 महीने की बात है, जब 6-8 महीने जैसे ऋतिक रोशन जी का आया था धीरे धीरे से। तो टी सीरीज इज रियली इनटू प्रमोटिंग दीज सॉन्ग्स सिंगल्स। तो अभी बहुत सारे सिंगल बन रहे हैं। अभी हमने सोनाक्षी सिन्हा जी का एक सिंगल बनाया है उनके साथ, उनका पहला डेब्यू सिंगिंग। तो लॉन्चिंग एज अ सिंगर, अभी बॉम्बे टाइम्स में भी आर्टिकल आया था उसका। तो हम लोग उनको लॉन्च कर रहे हैं एज अ सिंगर। हम लोग वी हैव बीन ब्लेस्ड, भगवान ने ब्लेस किया कि कनिका कपूर भी उनका भी डेब्यू हमारे साथ हुआ बेबी डॉल में। आपने सलमान खान को भी गाना गवाया उनका रिसेंटली उनकी उनका भी फिल्म सिंगिंग में। डेब्यू। तो उनका सिंगिंग डेब्यू, तो क्या आप सब एक्टर्स को पहली बार आप लोग ही गवाने वाले हैं क्या? सलमान को आपने कैसे गवाया, कैसे कन्विंस किया उनको, मतलब कैसे वो स्टोरी हुई, मैं जानना चाहती हूँ। देखिए वो क्या सलमान भाई का कन्विक्शन चलता है। तो वो गाना पहले 2-3 सिंगर गा चुके थे, उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो बात नहीं आ रही, उन्होंने गाने का पोटेंशियल समझ लिया था। और जब उन्होंने एक दिन हम ऐसे बैठे हुए थे नॉर्मल कैजुअल उनके घर पे, 1-2 और गानों की जैमिंग चल रही थी, तो एकदम से उन्होंने बोला यार वो मैं ही गाऊंगा हैंगओवर। उनको इतना पसंद आ गया था गाना, वो ही फेल इन लव विद द सॉन्ग। उनको मजा ही नहीं आ रहा था किसी और की आवाज में। तो उन्होंने कहा, अब वो तो भाई तो बैठे थे तो कह रहे हैं अब ये गाना मैं ट्राई करता हूँ, तुमने कहा चलो स्टूडियो। यार स्टूडियो कैसे आऊंगा मैं यार? तो हमने कहा तुम स्टूडियो, मजाक में बोला हमने, स्टूडियो यहाँ ले आए भाई? तो कहते हैं हाँ ले आओ। तो एक्चुअली हम अपने इक्विपमेंट, एक मिक्सर उठा के उनके घर पे, बाकियों की नहीं बात कर रहा, लेकिन सलमान भाई का उसके बाद एक और गाना आया हीरो, वो भी सुपर हिट हुआ, हैंगओवर भी सुपर हिट हुआ था। सलमान भाई का मैं आपको बताता हूँ सिंगिंग सीक्रेट क्या है। वो गाते तो अच्छा है ही, लेकिन वो इतनी मेहनत करते हैं कि अच्छे से बहुत अच्छा कर देते हैं। वो एक गाने को उन्होंने 3 घंटे गाया और 3 बार गाया उसी गाने को, 3 बार आए और 2-3 मेरे ख्याल से 15-16 घंटे दिए होंगे उन्होंने एक गाने सिंगिंग। और हम लोग थक गए थे और बीच में थक के हम लोग बैठ गए तो 1.5 घंटे बाद, और वो कहते हैं क्यों मीतो तुम बड़े थक रहे हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ और तुम आराम कर रहे हो, खड़े हो। और हमारे सिंधिया स्कूल के वो, तो हमें जूनियर की तरह वो ट्रीट करते हैं, खड़े हो जाओ दोनों, मेरे जब तक मैं खड़ा हुआ हूँ तब तक तुम लोग मेरे साथ खड़े होके मेरे को डबिंग कराओगे। तो बहुत क्यूट और स्वीटली करते हैं, और ऐसा लग रहा था एक शेर को माइक के सामने खड़ा कर दिया, इतनी बड़ी बॉडी और इतना सा माइक। तो बड़ा फनी सीन था वो। पर उनसे एक बहुत कमाल की चीज सीखी हमने कि इतने बड़े स्टार हैं,
और वो जब वो गाना गा रहे थे और जब वो गाना जब तक हुआ नहीं उन्होंने कम से कम 25-30 फ़ोन किए, कैसा आ रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो ये देखा हमने कि कितना बड़ा स्टार, इतना बड़ा लेजेंड, कि कैसा जुनून है। मतलब वो ऐसे कर रहे थे अगर ये गाना अगर हिट नहीं हुआ तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने सीखी कि ये जो लेजेंड्स हैं ये ऐसे लेजेंड्स नहीं है, इनका पैशन, इनका जो जुनून है, और आज भी इतना करने के बाद भी आज भी लगे हुए हैं कि उनको उतना ही बेटर करना है। इसकी वजह से लोग लेजेंड बनते हैं। इतना जुनून किसी सिंगर में भी नहीं देखा हमने। आज का टाइम ये है कि अब बहुत इजी हो गया किसी भी एक इंसान को अपना, कि मेरे अंदर भी एक हुनर है, मेरे अंदर म्यूजिक है। पहले तो कोई अब 10 प्लेटफॉर्म्स हैं, रियलिटी शोज में आप 20 सिंगर आ जाते हैं आपकी नज़रों के सामने। हम लोग तो एक छोटे शहर से एक ट्रेन में बैठ के कैसे पहुंचे, कैसे हमने वो गाना बनवा के रिलीज करा, उसके अंदर वो 2-2.5 साल की जो स्ट्रगल थी, जो आज आदमी यूट्यूब पे 10 मिनट में डाल देता है गाना, और अगर बाई चांस हमारे फेसबुक पेज पे इतने लोग अप्रोच करते हैं हम लोगों को, और इतना आसान है कि हमें अच्छा टैलेंट मिलता है तो हम इमीडिएटली उनसे हमने हम लोगों ने अभी 3-4 नए सिंगर्स, बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत प्लेटफॉर्म्स स्पेशली आजकल क्या हो गया, देखिए फेसबुक एक ऐसी चीज है कि आज आपको भी अप्रोच करना होगा किसी को, तो सीधे फेसबुक पेज पे जाएगा और आपको मैसेज मिल सकता है। स्पेशली आपका मैनेजर तो पड़ता ही है। तो वैसे ही हमें इतना टैलेंट मिलता है कि जब हम स्ट्रगल कर रहे थे तो हमने बैठ के एक लंबी लिस्ट बनाई थी, जिसमें उस लंबी लिस्ट में रमेश टिप्पी जी का भी नाम था, और हमने सबको फोन करा था कि सर काम दीजिए, और धीरे धीरे करके क्या था, आई थिंक पकता है इंडस्ट्री में, बॉलीवुड, मुंबई है, मुंबा देवी यहाँ पे, धीरे धीरे मेहनत, कहते हैं ट्राई करते रहो, मुंबई चांस देता है अगर आप में टैलेंट है। तो हमने 250 प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की एक लिस्ट बनाई थी, वो निकाल के इंटरनेट से, टाटा येलो पेजेस से, फिल्म डायरेक्टरी से, दोस्तों से, और उनको 2 साल हमने रेगुलर फोन करा कि सर एक मीटिंग दे दीजिए सर। तो और वो गलत नहीं है, वो ऐसा ही सभी करते हैं। तो लेकिन वो ज़माना अब कट गया है। अब क्या है, आपके मोबाइल में फेसबुक है, टक किया, मीत ब्रोस के फेसबुक पेज पे गए, सर मुझे गाना गाना है। अरे व्हाट्सएप आते हैं सीधे, हमें कोई लिरिक्स भेज रहा है, कोई गा के भेज रहा है, मतलब आप चाहो या नहीं चाहो, आपकी मर्जी के बना आपके फ़ोन में पहुंच चुका है गाना। आप कुछ डिलीट तो करोगे, उसमें जाओगे देखोगे तो सही, आप पहुंच गए। मतलब चलो व्हाट्सएप तो एक नंबर, मोबाइल नंबर चाहिए होता है आपको, लेकिन फेसबुक तो कोई भी जा सकता है। आपका मोबाइल नंबर हर किसी के पास नहीं। फेसबुक इज बिकम अ वेरी पावरफुल मीडियम, हाँ वेरी पावरफुल फॉर ऑल द इंडियन टैलेंट। बच्चे आजकल क्या डांस करते हैं रियलिटी शोज में, तो आई थिंक चैनल्स का और जो टैलेंट का आजकल बड़ा अच्छा। और हम लोग वेस्ट को फॉलो करते हैं, तो ये सिंगल्स वहाँ पे बहुत सालों से चल रहे थे, और हमें पता था ये यहाँ पे आएगा, ये हम 2-1.5 साल पहले से हमको पता था सिंगल्स आने वाले हैं। लेकिन उसमें एक बात ये है कि सिंगल्स में भी जैसे आप कह रहे हैं कि उसकी भी प्रमोशन के लिए आज कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। आप सिंगल, भले वो सिंगल है और वो फिल्म से नहीं है, लेकिन आप एक मतलब आर्टिस्ट को ले रहे हैं, टॉप आर्टिस्ट को ले रहे हैं उसको परफॉर्म करने के लिए, या उनसे गवा रहे हैं, और फिर उसके बाद मतलब टी सीरीज जैसी कंपनी पता नहीं कितना पैसा डालती है उसको प्रमोट करने के लिए। तो बेसिकली मुश्किल है तो भी आज एक सिंगल इंसान के लिए जिसकी कोई बैकिंग नहीं है कि वो खुद से बाय चांस बाय लक एक आध कोई निकल भी जाएगा, लेकिन बाय एंड लार्ज इसके पीछे भी बहुत बड़ी प्लानिंग और प्रमोशन और पैसा और वो सब जाता है, तभी जाके एक गाना सक्सेसफुल होता है। एटलीस्ट आज अपॉर्चुनिटीज है, अगर आदमी सही तरीके से फोकस करे, सही तरीके से मेहनत करे, तो कम से कम आज बहुत से एवेन्यूज हैं। हमारे टाइम पे इतने एवेन्यूज नहीं थे। मैं गाना गवाना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, ब्रेक का टाइम हो रहा है। तो अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा और आज हम बात कर रहे हैं मीत ब्रदर्स से। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि आपसे गाना गवाना चाह रही थी मैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई हमारी कि गाना रह गया। तो अब उसको एक मेडली टाइप कुछ गाना सुना दीजिए। हम लोग मेडली कुछ ऐसा करते हैं कि जो हमारी गानों की एक, जो हमारे 4 मोस्ट पॉपुलर गाने हैं उनका एक मेडली आपको सुनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने बनाया बेबी डॉल। वो बेबी डॉल जो बनाई हमने उसकी थी गोरी चिट्टियाँ कलाइयाँ। उस चिट्टियाँ कलाइयाँ को का जो हैंगओवर दुनिया पे हुआ, उस सब की सक्सेस के लिए पार्टी तो बनती है। ओके। तो 4 गानों को, तो 4 गानों का हमने ऐसे ओके करते हैं। गोरे गोरे पैरा विच नचदी नु पेण होवे लाल झंडू बाम सोहणीए, नच नच थक जाएगी बाह विच मेरी, अज कर ले आराम सोहणीए। ओ बेबी डॉल मैं सोने दी, ओ बेबी डॉल तू सोने दी। You're my darling angel baby, white kalaiya drives me crazy, shiny eyes say victory, you're the light that makes me go hazy। मन जावे मैनू shopping करा दे, बन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे, रिक्वेस्टा पाइया वे
चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे ओ चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी तेरी वाइट कलाइयां वे जाने कब होठों पे दिल ने रख दी दिल की बातें समझा नहीं ये दिल इसको हम तो रहे समझाते मैंने देखा तुझे भुला के हर एक तरकीब लगा के हर नुस्खे को आजमा के पर दिल से कभी न उतरे 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 हैंगओवर तेरी यादों का हैंगओवर तेरी बातों का हैंगओवर तेरी यादों का हैंगओवर तेरी बातों का हमसे ना ऐसे वैसे अकड़ो ओहो ऑर्डर जनहित में जारी रे 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 लिटिल बिट झटका जिसे दिया वो लटका फेमस होने लगी अपनी पागल बनती रे पाड़ी तो इसी बात पे पाड़ी तो बनती है पा 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 पाड़ी तो बनती है पा 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 अरे पाड़ी तो बनती है पा 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 पाड़ी तो बनती है पा 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 वेरी नाइस वेरी नाइस। Thank you. अच्छा ये बताइए रीमिक्सेस के बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत लोग हैं जो रीमिक्सेस के अगेंस्ट हैं। वो कहते हैं कि हमारे पुराने इतने खूबसूरत गाने हैं, इतने मेलोडियस हैं, इतनी अच्छी उनकी धुन है और उसको ये लोग बिगाड़ देते हैं, अजीब अजीब आवाज़ें ले आते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? एक्चुअली रीमिक्सेस का ऐसा है कि अब पुराने गाने जो लोग सुन नहीं रहे, जो लोग अच्छे से सुन चुके हैं वो तो सुन चुके हैं, लेकिन जो आज की जो जनरेशन है, मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम 13, सबसे ज़्यादा म्यूज़िक जो सुनते हैं वो है 13 से 25 और 20 से 25 को मैं चलो फिर भी उन्होंने शायद पुराने गाने सुन लिए हो, लेकिन जो 13 से 20 है वो 7 जो मेन जनरेशन है म्यूज़िक सुनने वाली, उन्होंने वो गाने सुने ही नहीं हुए, तो वो गाने उनके लिए है ही नहीं। तो जब आप कोई गाना पुराना, जब उनके जिस तरीके से वो म्यूज़िक सुनना चाहते हैं उस तरीके से उनके लिए लेके आते हो तो वो गाना उनके लिए भी जिंदा हो जाता है। तो अब उसमें कुछ लोग जो पुराना सुन चुके हैं उनको तकलीफ होती है कि वो ऐसा था क्यों कर दिया, तो ये आपके लिए है ही नहीं, आप सुनिए मत इसे। ये उनके लिए है जो गाने जिन्होंने ये सुने नहीं हुए हैं। हाँ। और उनको आज अब जैसे मोस्टली जो म्यूजिक है वो या FM पे बजता है, लोग फोन पे सुनते हैं, हर इंसान के फोन पे अपना म्यूजिक है, तो वो गाना सुनने चाहता है अपने हिसाब से जिस तरीके से वो लाइक करता है। तो ये रीमिक्स वो गाने हैं जो उनको पसंद है, तो ये उनके लिए टारगेटेड है। इट्स नॉट फॉर पीपल हु डोंट लाइक इट। और मेरे लिए मेरा इसका ये जवाब है कि हर चीज़ में रीमिक्स है, सिर्फ गानों में ही नहीं। आप देखेंगे तो फिल्में भी वापस पुरानी उठा के लोग नहीं बना रहे हैं, उनके वर्जन्स बना रहे हैं। कपड़ों में भी जो पुराने ट्रेडिशन थे उसको मिक्स एंड मैच करके इंडो वेस्टर्न डिजाइनर्स फ्यूजन कर रहे हैं। हाँ, हर चीज़, हर डिपार्टमेंट में हिंदुस्तान के अंदर या वर्ल्ड वाइड लोग पुरानी चीज़ों को उठा के आर्टिफैक्ट्स हों उनको नए तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है कि पुरानी चीज़ जो कि ऑलमोस्ट डाई होने जा रही है, कुछ लोग सुनते हैं लेकिन यंगस्टर्स नहीं सुनते, उनके लिए हम लोग उसको ब्यूटीफाई करके नई तरीके से ला। उसमें एक टेक्निकल, एक क्रिएटिव चीज़ ये है कि कई बार बहुत ही अच्छे गाने को कई बार वो खराब हो जाता है, वहाँ प्रॉब्लम है। इसलिए ये म्यूजिक डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई अच्छे गाने को, जैसे हमें अभी किसी का फ़ोन आया कि इस गाने को कर दो, तो हमने कहा सर ये इतना अच्छा गाना है कि ये एक अच्छे गाने का मर्डर हो जाएगा, इससे ऊपर हम ले जा नहीं सकते। हाँ। इतनी अच्छी प्रोडक्शन उसकी आज भी नई प्रोडक्शन है। हाँ। एक्चुअली यूजुअली गाने को हम लोग कॉम्पोजिशन तो ज़्यादा चेंजते नहीं है, प्रोडक्शन चेंज करते हैं। तो और दूसरी चीज़ ये कि दूसरा इसका एक और जवाब ये है कि डिमांड एंड सप्लाई। अगर लोगों को पसंद नहीं आता तो ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता, क्योंकि बार बार डिमांड आ रही है। लोगों को पता लग गया कि मैंने एक गाना करा, जैसे हमने दीवाना का हमने करा था एक वर्जन, वो हिट हुआ तो हमें फिर डिमांड आई कि यार एक और कोई पुराने गाने का वर्जन करो, क्योंकि पब्लिक को पसंद आ रहा है। अब जैसे गाना है धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, बहुत खूबसूरत गाना था, तो उसको दोबारा करने का कोई मतलब ही नहीं था, हनी सिंह ने किया उसको। लेकिन अब आप ये देखिए कि वो यूट्यूब पे उस 8 करोड़ हिट हो चुके हैं उसके, तो ये कौन 8 करोड़ लोग हैं? हाँ। कौन देख रहा है इसको? सब मतलब लोग हैं जो देख रहे हैं ना। हाँ। तो ये मतलब ये प्रॉब्लम है इसमें कि। तो आपका फेवरेट रीमिक्स कौन सा है? गा के सुना दीजिए। वो लगता है दीवाना जो हम लोगों ने भी नहीं, करा था। हमारा खुद का किया हुआ या किसी का भी? नहीं, किसी का भी किया, और आपका तो एक जरूर सुनूंगी, लेकिन किसी और का किया हुआ भी सुन सकते। मेरे को लगता है कि इतने टाइम में जितने गाने दोबारा बने हैं जी, उसमें एक गाना मेरे को लगता है कि सबसे बेस्ट रिक्रिएटेड है, मेरे को ओरिजिनल से भी बेटर लगता है। हर किसी दो लफ्ज की है बातें कही है, फिर दरमिया क्यों रुकी रुकी,
कह भी न पाए, रह भी न पाए, फिर बेवजह क्यों है बेबसी। तुम में हम है, हम में तुम हो, तुमसे हम है, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। ये चिरंतन भट्ट ने किया है और उसको हमने फ़ोन करके बोला भाई तूने इतने ब्यूटीफुल गाने को और ब्यूटीफुल कर दिया। आज के हिसाब से इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल डन सॉन्ग। कोई दुनिया का ऐसा, हिंदुस्तान का ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ गाना रोज परफॉर्म नहीं किया जाता। हमारे फादर का फेवरेट गाना था और आज भी, उस वक्त भी 10 on 10 था और ये नया वर्जन भी 10 on 10 है। तो आप अपना वाला भी कोई रीमिक्स सुना दीजिए ना। जी जी, हमें लगता है हमने एक गाना अरिजीत से गवाया है और फिल्म आई थी लीला में, उसमें हमने गाना रिक्रिएट किया है जो सोनू निगम का गाना था दीवाना तेरा। जी होगा। ना जानू मैं कैसी ये बेकरारी है, शायद दिल के जाने की अब तैयारी है, वो दिल का ठिकाना हूँ तेरा दीवाना, दीवाना तेरा मुझे ही बुलाए, ये मर्जी तेरी तू आए ना। ये बहुत अच्छा लगता था वो गाना और भूषण जी ने बोला इसको रिक्रिएट कर दो, तो हमने इसको फिर रिक्रिएट किया था, अरिजीत ने गाया इसको। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। अक्सर कहते हैं कि पेरेंट्स की जो संस्कार होते हैं और पेरेंट्स की जो शौक़ होते हैं और जो माहौल होता है उसी से बच्चे जो हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे आपने कहा कि आपके फादर म्यूज़िक प्रोफेशनली नहीं लेकिन बहुत पसंद करते थे और इसी वजह आपको घर में ट्रेनिंग मिली। तो आपके जो बच्चे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसका क्या सोच है? मतलब वो भी म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं या व्हाट इज़? म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि आज की डेट में वो हर किसी की लाइफ में बहुत अंदरूनी तरीके से घुस चुका है अंदर, क्योंकि हमारे घर में इतना म्यूज़िक होता रहता है तो वो ऑटोमेटिकली जो बच्चे हमारे, आई हैव अ डॉटर, ही हैज़ अ सन, और वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को अब वो कभी कभी सुन के बता देते पापा मज़ा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं है। अब तो वो कमेंट करने लग गए म्यूज़िक के ऊपर। हाँ। वो इतने अच्छे से समझने लगे हैं कि अच्छा गाना क्या होता है और हम उनको सुनाते हैं, हम देखते हैं उनका रिएक्शन क्या है। हाँ। जैसे बेबी डॉल था तो उनसे पता चल जाता है कि चीज़ कैसी चलने वाली है नीचे। लेकिन आपका जो सवाल था कि उनका क्या फ्यूचर है, वो क्या करेंगे, ये तो आई थिंक वही लोग डिसाइड करेंगे। बच्चे एज एंड व्हेन उनका इंटरेस्ट तो है, सुनते हैं और बहुत अच्छी ग्रास्पिंग है मेलोडीज की। कभी आपके स्टूडियो में भी आ जाते हैं, कभी रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, बैठ के सुनते हैं? हमारे गुरुजी आके उनको थोड़ा लेकिन आपको क्या लगता है, ज़्यादा सिंगिंग में ज़्यादा शौक है उनको, दोनों को, या म्यूजिक डायरेक्शन में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है? दोनों बच्चे अपने अपने ट्यून बनाते रहते हैं। हाँ। दोनों अपने अपने रैप करते रहते हैं। हाँ। और ये बहुत ऑलराउंडर है, क्योंकि हम दोनों भी शुरू से बचपन से डांसर्स रहे हैं, प्रोफेशनल डांसिंग भी करी है हम लोगों ने, तो उनको डांसिंग का भी शौक है, सिंगिंग का भी है, म्यूजिक डायरेक्शन का भी है। हाँ। मेरा बेटे का नाम है आयान, उसको ग्वालियर ले जाऊँ, क्योंकि एक चीज़ हम बताना भूल गए, हमारी स्टोरी जो जर्नी थी कि हम लोग ग्वालियर के हैं और वहाँ पे एक तानसेन नगरी कहते हैं उनको, तानसेन वहाँ कहते हैं ग्वालियर के। तो वहाँ पे एक तानसेन का पेड़ है जहाँ बचपन में हम लोग कई बार गए और वहाँ के लीव्स खाए हैं। कहते हैं वहाँ का जो पत्ता खा ले उसका गला अपने आप वो सिंगर बन जाता है, म्यूजिशियन बन जाता है। अच्छा, तो प्लीज उनको लेके जाइए दोनों बच्चों को और वहाँ के पत्ते जरूर खिलवाइए। बातें बहुत करने का मन कर रहा है लेकिन टाइम ऐसे दौड़ता चला जा रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है। तो अब हम जाते हैं अपनी रैपिड फायर पर। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी और फिर एक सवाल आपसे पूछूंगी, मैंने डिवाइड कर दिया है। ओके जी। अगर आप म्यूजिक डायरेक्टर ना होते तो क्या होते? शेफ। खाने का बहुत शौक है? बहुत अच्छा बनाते हैं? बना भी लेता हूँ। तो इस बारे में बात नहीं की हमने, आपने बताया भी नहीं, आप सिर्फ सिंगिंग के बारे में ही बात करते रह गए। मैं सिर्फ सूप पीने के लिए, एक लोनावला में एक बंदा सूप बनाता है, मैं सिर्फ सूप पीने लोनावला चला जाता हूँ। वाह, खाने का इतना शौक। रास्ते में गाते गाते म्यूजिक सुनते सुनते। अच्छा, संगीत में आपकी कामयाबी का राज? सरस्वती माँ, ब्लेसिंग। ओके, संगीत हिट कैसे होता है? ये जिस दिन पता चलेगा, मैं सबसे पहले शो पे आके एक और इंटरव्यू दूंगा। महीने में कितने दिन रिकॉर्डिंग करना पसंद करेंगे? परफॉर्म करना रोज पसंद करूंगा, रिकॉर्डिंग सिर्फ 10 दिन, बाकी 20 दिन स्टेज परफॉर्मेंस। ये तो आपको जवाब पहले ही मुझे पता है। संगीत के अलावा आपका दूसरा पैशन क्या है? आप बोलेंगे खाना बनाना, फिल्में देखना। अच्छा, मतलब मैं तब
कोई तमिल फिल्म ही देख लूंगा नीचे सबटाइटल चल रहे हो तो। फिल्म मुझे बहुत पसंद है और मैं हर तरह की फिल्में देख सकता हूँ। दैट इज योर एंटरटेनमेंट, रिलैक्सेशन। बिल्कुल, कोई फिल्म आती है तो मैं सोचने लगता हूँ अभी कब जाऊँ, ये काम वाम तो होता रहेगा, पहले फिल्म देख लूँ मैं। अगर वॉक पे जाना हो तो कौन से हिल स्टेशन पे वॉक करना पसंद करेंगे? मैं स्विट्जरलैंड। वाओ, सीधा सीधा। पुराने संगीतकारों में किससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं आप? आर डी बर्मन और किशोर दा। खाने में कौन सा भोजन पसंद करते हैं? बटर चिकन एंड थाई करी राइस। कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल। कुलचे छोले भूल गया। दिल्ली जाते हैं तो एयरपोर्ट से निकल के सबसे पहले ये भारी ठेला लगा होता है, वहीं रुकवा देता है गाड़ी। और 10 बार बोल चुका हूं पेट खराब हो जाएगा, पर वो बिना खाए आगे बढ़ती नहीं है। कुलचे छोले के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। इवन आई लव देम। संगीत के जिस मकाम पे हैं उससे सेटिस्फाइड हैं? बहुत ज्यादा, जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा मिल चुका है। लेकिन अभी भी उम्मीद है? और उम्मीद है, बट वी आर कंटेंट। ओके। विदेश में सेटल होना हो अगर आपको, तो कहाँ सेटल होना पसंद करेंगे? न्यूजीलैंड। क्यों? नहीं, अभी मैंने बहुत रिसर्च करी, पिछले चेंज हो गया क्या? 3 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, अभी कंफर्म हो गया है लंदन। लंदन क्यों? न्यूजीलैंड से लंदन क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ थोड़ा सेंट्रल है, इंडिया के पास है, और शिफ्ट तो मैं कभी हो नहीं सकता, लेकिन एक सेकंड हाउस जो कहते हैं, लंदन इज सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, यूरोप बगल में, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट वेरी एक्सेसिबल, और कल्चर ऑफ ब्रिटिश कल्चर इज लाइक क्लोजेस्ट टू इंडिया, क्योंकि बहुत रिसर्च करी इस वी वर रूल्ड बाय ब्रिटिश। जब न्यूजीलैंड शो करके आए थे तो आने के बाद कम से कम 4 साल बोलता रहा मैं तो बुढ़ापे में वहीं जा रहा हूँ। तब रिसर्च नहीं करी थी मैंने, अब मेरी फाइनल रिसर्च है, ये 50 साल बाद भी यही जवाब हुआ। अच्छा, कि मैंने बहुत डीप रिसर्च करी इस पे। ओके, अब ये डायरी है जिसमें आप दोनों को कुछ हमारे शो के बारे में लिखना होगा और अपना ऑटोग्राफ भी देना होगा। और ये हमारी देखिए आप दोनों की पिक्चर जो हमने लगाई है, क्या बात है, ऑलरेडी खींच के लगा दी। तो अगर आप प्लीज़ यहाँ आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। प्लीज़ बैठ जाइए आराम से एंड यू कैन राइट बिकॉज टाइम लगेगा। मेरा नाम रमेश सिप्पी है और आपने काफ़ी फिल्में मेरी शायद देखी होंगी और उम्मीद है कि पसंद भी की होंगी। आप कोशिश से कामयाबी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं और लोगों के बारे में आप जान सकते हैं। देखिए सिर्फ नेशनल डीडी पर कोशिश से कामयाबी तक विद किरण जुनेजा।